हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का टॉपिक नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। उसमें मैं आपको राष्ट्रीय आय की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बताने जा रही हूँ। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके अंतर्गत देश की समग्र आय यानी टोटल इनकम की माप की जाती है। किसी भी देश की नेशनल इनकम उसकी आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। एक देश के आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय के यानी नेशनल इनकम के माध्यम से ही मापा जाता है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश यानी नेशनल डिविडेंड एवं राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इजीली वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम है। अब मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम। वैसे तो राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू एवं प्रोफेसर फिशर ने अलग अलग दृष्टिकोण में परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत की हैं, जिनमें से प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल के अनुसार यानी डॉक्टर मार्शल की परिभाषा देखिए, किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती हैं। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। The labor and capital of the country acting on its natural proceeds annually a certain net aggregate of commodities, material and non-material, including service of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend, according by मार्शल। देखिए, इसमें जो मार्शल की परिभाषा है इसमें ध्यान देने योग्य कुछ विशेषताएं भी मार्शल ने बताई हैं। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या रखा है उन्होंने? एक वर्ष, अर्थात एक वर्ष के उत्पादन के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना कुल उत्पादन के आधार पर न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर की है। उन्होंने परिभाषाओं में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार उत्पादन को ही बनाया है। फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने, चूंकि इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, इसलिए मार्शल की परिभाषा की आलोचना भी
की है। देखिए आप ध्यान से, जैसे कि सही गणना में कठिनाई। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि संपूर्ण उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत अधिक कठिन कार्य है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका उत्पादकों द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है और इस प्रकार विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं विनिमय में नहीं आती हैं। राष्ट्रीय आय में इन्हें शामिल करने में कठिनाई होती है। दोहरी गणना त्रुटि, यानी मार्शल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की त्रुटि से बचना चाहिए, अर्थात हमें दोहरी गणना नहीं करनी चाहिए। किंतु ये एक ऐसी गलती है कि कितनी भी सावधानी के बावजूद हमें इससे नहीं बचा जा सकता। क्यों? जैसे आप उदाहरण यही देख लीजिए कि अगर हमने गन्ने के उत्पादन की गणना की, राष्ट्रीय आय में गन्ने के उत्पादन की गणना की, तो हम क्या करेंगे, हमें उससे उत्पादित शक्कर की आय से की भी गणना राष्ट्रीय आय में ही करनी होगी और इन दोनों आय की गणना के करने के उपरांत हमें सही आय का अनुमान नहीं लग पाएगा या सही आय का अनुमान लगाना बहुत अधिक कठिन कार्य होगा। अब मैं आपको दूसरे अर्थशास्त्री पीगू की गणना बताने जा रही हूँ। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है एवं जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। The national dividend is that part of the objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money, according by पीगू। देखिए आप लोग, पीगू की परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है आपको? राष्ट्रीय आय में केवल वे ही वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं जिनका बाजार में विनिमय किया जा सकता है। विनिमय अर्थात हस्तांतरण किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा में उसी समय वस्तुओं को मापा जा सकता है जब हम उसका क्या कर रहे होते हैं, हस्तांतरण कर रहे होते हैं। लेकिन मार्शल की परिभाषा की तुलना में पीगू की परिभाषा अधिक व्यवहारिक एवं उपयुक्त बताई गई है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, जिससे पीगू के अनुसार दोहरी गणना के दोष से बचा जा सकता है। देखिए, अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की विशेषता इस प्रकार स्पष्ट होती हैं कि मुद्रा को मूल्यांकन का आधार बनाकर पीगू ने अपनी परिभाषाओं को सरल एवं स्पष्ट बना दिया है। राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल कर लिया गया है, किंतु मुद्रा को मापदंड बनाकर पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना को सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है, क्योंकि इससे आय की दोहरी गणना की कठिनाई से पूर्ण रूप से बचा जा सकता है। यद्यपि पीगू ने मुद्रा का मापदंड प्रदान करके अपनी राष्ट्रीय आय की परिभाषा को निश्चितता प्रदान करने का प्रयत्न किया है, किंतु उनकी परिभाषा दोषों से मुक्त फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी परिभाषा कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विनिमय यानी हस्तांतरण नहीं किया जाता,
फिर भी वे राष्ट्रीय आय का अंश होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि कोई किसान है और अपनी उपज का वह भाग जिसे वह निजी उपभोग के लिए रख लेता है, अपने निजी उपयोग के लिए रख लेता है, तो वह क्या होगा, वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसका क्या, लेकिन उसका विनिमय किया जा सकता है। पीगू ने वस्तुओं और सेवाओं में भेद भी किया है, जो कि मुद्रा में नापा भी जा सकता है अथवा नापा नहीं भी जा सकता है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पीगू की परिभाषा भी त्रुटिपूर्ण दिखाई देती है। धन्यवाद।